हेलो बच्चों, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। होप करता हूं आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा और उसको समझा होगा और उसके नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला है। तो आप उसको नोट्स जरूर बनाते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हम आगे आज स्टार्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये समझ लो कि इस बार भी ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। यही तो नहीं था, लेकिन ऐसा ही था, और जो इस साल आया था वो भी हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन ये था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पे हेमिस्फीयर के लिए, मतलब हेमिस्फीयर के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो जरा डायग्राम देख ले कैसा है। ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है। तो देख रहे हो एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर। अच्छा, एक चीज और पहले सुन लो। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ होगा। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज का। इस टाइप की डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा काम आएगा, ये आउटवर्ड या इनवर्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो जो हेमिस्फीयर है उस पे चार्ज पूरा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये पढ़ा था। वो पॉइंट चार्ज के लिए था, सिंपल एक चार्ज के लिए, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं था। अब अगर मान लीजिए मैंने कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज सेलेक्ट कर लिया, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया सेंटर पर, ठीक है, तो बाकी चार्ज का इफेक्ट तो पड़ेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उसका क्या करें हम फिर। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो मैथ्स का है, और उसका नाम होता है इंटीग्रेशन। उसका नाम होता है इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेट ही करना होगा। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन। अब सोचो जरा कि भाई मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, या ये कह लो कि बॉक्स का एरिया कैसे निकलेगा मुझे नहीं समझ में आया, ठीक। मैंने क्या किया, बॉक्स के छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट का एरिया निकाल दिया, और जितने पार्ट थे उतने बार मैंने उसको ऐड कर दिया, या वो भी है मल्टीप्लाई कर दिया। बट मल्टीप्लाई से हमें समझना है कुछ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमने एक पार्ट का निकाला, ऐसे ही दूसरे पार्ट का निकाला, फिर तीसरे का निकाला, सारे पार्ट का एरिया एक एक करके निकाला और सबको ऐड कर करके। क्या हम उस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं इस तरह से? बिल्कुल, यही काम हमें यहाँ भी करना है। हम क्या करें, इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरे का एरिया निकालने से बेटर है कि हम छोटे से पार्ट का एरिया निकाल लें, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। पूरे से छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और उसी को इंटीग्रेट करा दें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज में इसके लिए ध्यान रखोगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब वर्टिकल का मतलब ये नहीं होता है कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल हो वही है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वर्टिकल है वही वर्टिकल कंपोनेंट है, ऐसा नहीं होता है। क्या, एक एंगल बनता है मैग्नीट्यूड और एक सरफेस के बीच में, ठीक है, मैंने सरफेस बोला है, मैग्नीट्यूड और सरफेस के बीच में एक एंगल बनता है, तो ठीक है। तो वो जो सरफेस है वही हमारे लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और बची हुई जो एक लाइन है वही हमारे लिए वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। चलो, तो अब डायग्राम आपको दिख रहा है। तो किया क्या हमने, उस पूरे हेमिस्फीयर में से एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया, देख रहे हो आप, जहां पे DL और DQ लिखा हुआ है। तो पूरे आर्क की लेंथ अगर मैं L मान लूं, तो छोटे से पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, DL, और उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, जब पार्ट ही छोटा चार्ज भी छोटा ही होगा, तो DQ। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सी बनेगा, DE, ठीक है।
समझ में आ गया? दूसरी चीज, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी? आउटवर्ड। तो ये देखो बाहर जा रही है DE। ठीक, अब यहाँ पर एक मतलब जो इसके डायमीटर था हेमिस्फीयर का, उससे 5 डिग्री एंगल पे हमने एलिमेंट कट किया हुआ है। आप कहीं भी कट कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि यहीं कट करना है। ठीक है, तो अब इधर एक एंगल और बना फाई। यहाँ पे आप चाहो तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, तो उधर फाई है तो इधर भी फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट किसके बने? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ऊपर वाला जो है वो एंगल के साथ बनी हुई लाइन है, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और जो बची हुई लाइन है वो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होगी DE cos फाई, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होगी DE sin फाई। ठीक है, और रेडियस आपको दिख रहा है वो R है। यहाँ तक समझ में आएगी बात? इमेजिन करो यही जो एलिमेंट हमने कट किया है वो हमारे लेफ्ट साइड में कट किया होता, तो ये कंपोनेंट कहाँ बन रहे होते? जो राइट साइड की रेडियस बच रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उधर बनता। समझ में आई बात? और वर्टिकल कंपोनेंट वहीं बनता जहां पर है। तो एक चीज देखिए हमने कि भाई अगर हम एक पार्ट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट साइड में बना, एक बार की बात जब हमने लेफ्ट साइड में एलिमेंट कट किया तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट साइड में बना। मीनिंग दो पॉइंट्स के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। इस वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, बचता क्या है हमारे लिए? वर्टिकल कंपोनेंट DE sin फाई। हमारे लिए यही काम की चीज है, और इसी को बेस मान के हमें आगे की सॉल्यूशन करने हैं। तो होप करता हूं डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हमारी कैलकुलेशन है, तो मैंने लिखा भी है कि DE cos फाई cos थीटा, आप फाई कर लेना क्योंकि डायग्राम में हमारा फाई है। DE cos फाई विल गेट कैंसिल्ड टू ईच एलिमेंट ड्यू टू अ मिरर एलिमेंट। मिरर एलिमेंट का मतलब ठीक उसी के जैसा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और ये एंड DE cos थीटा विल एड अप। ठीक है, तो वो DE cos थीटा नहीं होगा, वो DE sin फाई है। ठीक है, DE sin फाई विल एड अप। क्लियर है यहां तक? तो हमें क्या करना, मैंने अभी कहा कि हमने छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, पूरे का निकालने के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कौन सा? DE sin फाई। तो उसी को हमने इंटीग्रेट कर दिया, हमारा E आ जाएगा। ठीक है, और DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E की क्या होती है? KQ/R²। तो DE है तो चार्ज छोटा था ना, तो KDQ/R², यही होगा, और sin फाई वही रहेगा। क्लियर यहां तक? आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है E KQ/R² होता है फॉर DQ चार्ज, DE KDQ/R²। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एक टर्म आती है, अब इसको आगे भी पढ़ेंगे बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था तो कराना जरूरी था। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q/L। तो हमारे पास चार्ज कितना है? DQ है, लेंथ कितनी है? DL है। तो DQ क्या हो जाएगा? लैम्डा DL हो जाएगा। DQ लैम्डा DL। अब जरा इस डायग्राम में आप फिर से आओ और यहाँ पे देखो हमारे पास आर्क कितनी हो गई? DL, रेडियस कितनी है? R, और एंगल कितना है? D फाई। यही है। तो यहाँ पे कुछ 11th का फॉर्मूला याद है मैथ्स का? आर्क, एंगल और रेडियस में रिलेशन। ठीक है, तो आर्क कितनी है? DL, रेडियस कितनी है? R, और एंगल कितना है? D फाई। ठीक है, तो आर्क, रेडियस और एंगल के बीच का रिलेशन के बिहाफ पे हमने यहाँ पे आर्क की वैल्यू निकाल ली है। आर्क इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल। यहाँ पे आर्क कितना था? DL, रेडियस कितनी थी? रेडियस कितनी था? R, और एंगल कितना है? फाई। तो DL इक्वल टू RD फाई लिख सकते हैं। तो जो DQ इक्वल टू लैम्डा DL था
तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा वही रखा और डी एल के प्लेस पे क्या डाल दिया हमने, आर डी फाई। ठीक है, अब जो हमारा ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन था, यहाँ पे जहां भी आपको डी क्यू दिख रहा, हम डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी फाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर दो फिर। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और जो वैल्यू कॉमन आ रही थी, अच्छा अभी नहीं किया है, आगे देखते हैं। तो हो गया, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, के अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन फाई है वो थीटा नहीं है, ठीक है, साइन फाई है, और जो डी क्यू था उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने लैम्डा आर डी फाई, तो आर से आर कट जाएगा, क्लियर है। तो आर से आर उड़ा दोगे आप, बचेगा क्या हमारे लिए, लैम्डा के अपॉन आर साइन फाई डी फाई। अब भाई रही बात इंटीग्रेशन के लिमिट की। अब डायग्राम में फिर से देखो, ये जो एलिमेंट कट हुआ है, ये मिनिमम कहाँ कट हो सकता है, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है रेडियस वाली, हो सकता है मैंने पहला एलिमेंट यहीं पे कट किया हो, उस केस में एंगल कितना होगा, 0, और हो सकता है लास्ट वाला जो कट किया होगा मैंने वो एकदम लास्ट वाले पे किया होगा, तो वहां पे एंगल कितना बनेगा, 180 को कितना लिखते हैं हम, पाई। तो हमारे लिमिट कितनी होगी, 0 to पाई। ठीक है, साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस फाई, पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें लिमिट पुट करनी है और बाहर वाला के लैम्डा अपॉन आर वही से चलता रहेगा। अब हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो करते हैं भाई। तो क्या दिखा आपको, पहले होती है अपर लिमिट, तो माइनस कॉस फाई, माइनस आता ही है और माइनस अपने आप आता है, माइनस एक यहाँ पे था ही, तो कॉस 0 हो जाएगा। तो अब बात आती है कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो एक चीज इस साइड में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, बहुत ही काम आएगा फिजिक्स में, कि कॉस एन पाई अगर है तो एन की वैल्यू या तो इवन होगी या तो ऑड होगी, ऐड नहीं है वो, ऑड है। ठीक है, करेक्ट कर लेना, एन की वैल्यू या तो इवन होगी या ऑड होगी, और एन की वैल्यू अगर इवन है तो कॉस एन पाई +1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा मीनिंग, और कॉस अगर एन पाई ऑड है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स नेगेटिव हो जाएगी। तो कॉस पाई के पहले एन के प्लेस पे कौन है, 1, मतलब ऑड, तो आंसर -1, और इसके पहले एक माइनस था ही, तो कितना हो गया ये प्लस, और कॉस 0 1, तो 1 + 1 2, तो E = कितना आ गया हमारे पास, 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे मिसिंग है तो आप 2 अपने आप लगा लेना, 2 के लैम्डा अपॉन आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर एट सेंटर है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसी से रिलेटेड इस बार आया था, हो सकता है आप लोगों के टाइम पे यही वाला आ जाए, क्या पता। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसके नोट जरूर बनाना और समझने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।